हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पैंथेनेडो। फ्रेंड्स, देखते देखते लॉकडाउन को 5 महीने निकल गए। दुनिया थमी, फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। लॉकडाउन से अनलॉक के बीच का हमने काफ़ी फासला तय किया, मगर ज़िंदगी अभी भी पुरानी तरीके से पटरी पर नहीं आई है और ये किसी को पता नहीं है कि सारी चीज़ें कब नॉर्मल होंगी। नॉर्मल तो खैर वही जानी है एक ना एक दिन, मगर फिलहाल अभी नए दौर में न्यू नॉर्मल्स में लोगों को एडजस्ट करने में काफ़ी भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बट उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसी बीच दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है और चीज़ें हो ही रही हैं और कई जगह कई तरीके की घटनाएं हुई, जिनमें से एक काफ़ी चर्चित घटना रही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कह लीजिए या सुसाइड या मर्डर, वट एवर इट इज़। ये जब से ये घटना हुई है इसके बाद से इस पर लगातार चर्चा बनी हुई है और अलग अलग एंगल से इस पर कई बातें हो रही हैं। इसकी अलग अलग क्रिमिनल जांच भी होनी शुरू हो गई है, कई एजेंसियां इस पे जांच भी कर रही है। 2 स्टेट्स में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जिसके बारे में आपको पता होगा। अब रिसेंट इस मामले में नया ट्विस्ट ये आया है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी करेगा। अब इस मामले की जांच में सीबीआई का क्या रोल है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल क्या है, ये एजेंसियां होती क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं आज। जैसा कि आपको इस पूरे के पूरे इवेंट की क्रोनोलॉजी पता है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कुछ समय के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अपना एक केस जारी किया और उसने एक डिफरेंट एंगल पे जांच करने की कोशिश की, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त नेपोटिज्म की चर्चा बहुत जोरों पे थी। तो उसने उस नेपोटिज्म और इस इंडस्ट्री में चल रहे जो बैड गेम्स हैं उसके बारे में इंक्वायरी करनी शुरू की। उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में चली, मगर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली इससे सेटिस्फाई नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पटना में इस केस को चालू करवाया और पटना में एफआईआर दर्ज कराया। अब पटना में इस एफआईआर को दर्ज कराया गया तो पटना पुलिस, बिहार पुलिस महाराष्ट्र में जाकर के इन्वेस्टिगेशन चालू करना उसने शुरू किया और आपको पता होगा कि उसके ऑफिसर्स को क्वारंटीन कर दिया गया और उनका बिहार पुलिस का यह आरोप रहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इसकी मामले की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाए। क्या सीबीआई ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठाए। सीबीआई क्या है पहले ये जानते हैं हम लोग। सीबीआई बेसिकली एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये भारत की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। 1941 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के नाम से। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की घटना है। उस वक्त गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उसने इस एक स्पेशल ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया ताकि वार के समय में जो खर्चे हो रहे हैं उसका मिस एप्रोप्रिएशन और करप्शंस को रोका जाए। फिर धीरे धीरे इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाने लगी और आज़ादी के बाद इसको फिर से एक नया शेप दिया गया। 1963 आप मान सकते हो उससे स्टार्ट हुआ और सीबीआई के पहले डायरेक्टर अपॉइंट हुए और वहां से सीबीआई ने इसको काम करना शुरू किया। सीबीआई जांच एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। गृह मंत्रालय इसकी के प्रति इसकी जवाबदेही होती है और इसके हेड एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो डीजीपी रैंक के होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं। और प्रेजेंटली ऋषि शुक्ला इसके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर को अपॉइंट करने में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है, क्योंकि एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और इसके ऊपर कई तरीके के चार्जेस भी लगते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जांच करती है। इसलिए इसके डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप किया गया है। डायरेक्टर को अपॉइंट जो किया जाता है वो एक सिलेक्ट कमेटी करती है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या अगर वो नहीं हो तो चीफ जस्टिस ने जिस नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज का रिकमेंड किया है उसको भी इस सिलेक्ट कमेटी में डाला जाता है, अपॉइंटमेंट कमेटी में डाला जाता है। इस अपॉइंटमेंट कमेटी उन लोग नामों में से किसी को अपॉइंट करती है जिसको एक और कमेटी रिकमेंड करती है, जिसमें सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उसके मेंबर विजिलेंस ऑफिसर होते हैं और साथ ही
पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं, और उसके साथ एक और सेक्रेटरी जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये सारे लोग मिलकर के नाम एक रिकमेंड करते हैं और उसके ऊपर जो अपॉइंटमेंट कमेटी है वो मुहर लगाती है, यानी कि इसको कोशिश की जाती है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंस रहे। सीबीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह इसको भी राइट टू इन्फॉर्मेशन से बाहर रखा गया है। इसकी सूचना आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बाकी जैसे पब्लिक ऑफिस से कर सकते हैं। सीबीआई किन मामलों की जांच करती है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इसके बेसिकली 3 डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला इसका जो डिपार्टमेंट है वो एंटी करप्शन डिवीजन है, जो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज या पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं उसके एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी करप्शन के अगर चार्जेस होते हैं तो ये इसमें सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, जांच कर सकती है। अगर जांच का दायरा किसी स्टेट में है, ऑब्वियसली जांच करने की पहली जिम्मेदारी जो होती है वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि पुलिसिंग का मैटर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरीके के पहले केस जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिक कंसेंट होता है, राज्य सरकार को इससे असहमति आमतौर पे नहीं होती है और वो जांच कर सकते हैं। जैसे किसी सरकारी बैंक में बहुत बड़े फ्रॉड का केस हुआ, उसको सीबीआई जांच कर सकती है और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो राज्य सरकार कंसेंट भेजे। दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन है। इकोनॉमिक ऑफेंस बहुत सारे करप्शन चार्जेस जो होते हैं, सीरियस करप्शन चार्जेस होते हैं, जैसे कि कई तरीके का भ्रष्टाचार का मामला आप सुनते हैं जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों के भी शामिल होते हैं। बहुत मल्टी मिलियन बिलियन का घोटाला का केसेस जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का केस था या फिर 2G स्पेक्ट्रम का केस था, बोफोर्स का केस था। इस तरीके की भी इंक्वायरी सीबीआई करती है। तीसरा केस जो क्रिमिनल डिवीजन के तहत आता है, क्रिमिनल डिवीजन में वो मामले आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पे हाई लेवल क्राइम शामिल होता है और इसमें एक से ज्यादा जगह या तो क्राइम एरिया होता है या उसके सूत्र अलग अलग स्टेट्स में फैले होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल रिकमेंडेशंस पे सीबीआई इस केस को हैंडल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट को सहमति देते हुए होम मिनिस्ट्री सीबीआई इंक्वायरी को सेटअप करेगी। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में मामला ये हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी और इस केस को बिहार में फिर से री इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत की गई। अब जानकार का मामला मानना यह है कि क्योंकि इस केस में लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते थे, बिहार के लोग, बिहार सरकार इसके या सुशांत के घर वाले इसको सीबीआई इंक्वायरी चाहते थे, जो कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई को रिकमेंड करेगी और उन्हें महाराष्ट्र पुलिस पे, मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था। इसीलिए बिहार में इस केस को ओपन किया गया ताकि एक लोकस स्टैंडाई, एक बिहार गवर्नमेंट के पास एक राइट रहे, एक लीगल राइट रहे कि वो रिकमेंड कर सकती है। तो अब सीबीआई के पास मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को जज कर रही है, क्योंकि इसमें जो एक्यूज्ड रिया चक्रवर्ती है उन्होंने अपील लगाई है, दरख्वास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस को सीबीआई हैंडल नहीं करे, मुंबई पुलिस ही करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिया ने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिक्वेस्ट की थी कि इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। अब सीबीआई ने चार्ज फ्रेम कर दिया है। रिया चक्रवर्ती, उसके भाई समेत टोटल 6 लोगों को एक्यूज बनाया है और डिफरेंट सेक्शंस लगाए हैं, जिसमें से सेक्शन इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 306 है जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत आता है, 406 है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, 420 आप जानते हैं फ्रॉड, धोखाधड़ी का केस होता है, और सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। इसके अलावा और भी कई सेक्शंस लगाए गए हैं। तो ये अब इन मामलों की जांच शुरू करेंगे। FIR दर्ज कर दिया गया। इसी बीच में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला जो फंसा हुआ है इसमें क्या जजमेंट आते हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, वो डिफरेंट एंगल पे जांच कर रही थी, इनफैक्ट कर रही है, उसने अभी क्लोजर रिपोर्ट अपनी दी नहीं है। वो नेपोटिज्म वाला एंगल को देखने की कोशिश कर रहे थे। बिहार पुलिस ने जो केस को रजिस्टर किया है वो रिया का
रिया चक्रवर्ती का इसके सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में क्या रोल है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि फ्रॉड से रिलेटेड केसेस जो है उसमें इसका क्या रोल है, इसकी जांच कर रही है। सीबीआई भी मुख्यतः इन्हीं मुद्दों पे जांच कर रही है। मगर इन सारे जांच एजेंसी में एक एंगल अभी भी अनटच है, जो कि कई लोगों का मानना है कि उस एंगल पे भी विचार करनी चाहिए कि वेदर इट इज सुसाइड और मर्डर। अब इसमें एक बहुत बड़ा एंगल ये भी है, बहुत सारे लोग इसमें इस चीज़ पे भी बात कर रहे हैं कि कोई भी जांच एजेंसी इस एंगल पे विचार नहीं कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का एक्चुअली सुसाइड हुआ था या नहीं हुआ था या मर्डर हुआ, क्योंकि कई कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है पैरेलल, बहुत सारे न्यूज़ स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अब इस एंगल पे शायद आने वाले समय में किसी तरीके का कोई कुछ क्लू मिले इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और पता चले। फिलहाल तो सीबीआई ने जांच कर दिया, उससे भी पहले देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या जजमेंट आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक से इस पे साइलेंट रखा, कोई इस पे अपना वर्डिक्ट दिया नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्यों बुक किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में क्यों बुक किया और क्यों वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है रिया चक्रवर्ती को। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक और जांच एजेंसी है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, और ये फाइनेंशियल घोटालों की जांच करने के लिए एक खास एजेंसी है। 1956 में स्टैब्लिश्ड हुआ और ये मुख्यतः 2 लॉ के वायलेशंस से रिलेटेड जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी जांच करता है। एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी मुद्रा के भारत में आने से रिलेटेड जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको डील करता है, और उसके वायलेशंस के तहत किसी केस को में कुछ गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो उसकी जांच ईडी करता है। साथ ही साथ ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते हो कि काले से सफ़ेद करने का धंधे को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ब्लैक मनी टू वाइट मनी करने की जो कोशिश होती है, इसके जो चेन बनते हैं उनसे रिलेटेड केसेस की भी जांच करता है। अब रिया चक्रवर्ती पे इल्ज़ाम सुशांत के घर वालों ने ये लगाया था कि वो उनके अकाउंट से कई करोड़ रुपए बाहर निकाले गए और कहाँ है वो ट्रेसेबल नहीं है। हालांकि अब तो स्टेटमेंट में बिहार पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है, बैंक स्टेटमेंट में सारी चीज़ें क्लियर होगी, और इसी को एंगल को जोड़ा के देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की टोटल एसेट्स और उसके रिटर्न्स से मैच करते हैं कि नहीं। आरंभिक जांच में जो पता चला है, अभी तक से जो चीज़ें रिवील हुई है उसमें वही है कि रिया चक्रवर्ती की टोटल एसेट्स, टोटल नेट वर्थ जो उसके दिखाई देती है, उसके कंपैरेटिवली उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर की है। तो प्राइमा फेसी ये नज़र आता है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, यानी कि कहीं और तरीके से मनी को अर्न करके खर्च किया गया है। क्या ये सुशांत का पैसा था, हम नहीं जानते। आने वाले समय में देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो बहरहाल उम्मीद यही करनी चाहिए कि जांच एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ कंक्रीट आएगा और सुशांत के घर वालों को जस्टिस मिलेगा, और साथ ही उन फैंस को भी जस्टिस मिलेगा जो जस्टिस फॉर सुशांत का हैशटैग बहुत लंबे समय से चला रहे हैं। और हम सबको ये उम्मीद है कि लेट द ट्रूथ प्रिवेल, सच की जीत होनी चाहिए और जो भी जांच में इंक्वायरी है वो नज़र आनी चाहिए। और हाँ, रहा सवाल बॉलीवुड में नेपोटिज्म का, तो नेपोटिज्म तो है, बहुत बुरी तरीके से नेपोटिज्म है। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ जो फैमिली रन बिजनेस ही है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कोई और इंडस्ट्री है जहाँ पे नेपोटिज्म इतने बड़े लेवल पे है। लेट्स सी, वो तो अलग इशू है, वो कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है इसमें, ये उनका अपना राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल नज़र रखते हैं हम इन सारी चीज़ों पे, क्या होगा देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। चलो आगे लेक्चर में फिर से मिलते हैं, आगे अगले वीडियो में कोई और रनिंग टॉपिक, करंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।